कंप्लीटली स्टडी कर लिए। जो पहला केमिकल लॉ था अपना वो था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, और जो सेकंड केमिकल लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये दो लॉ कंप्लीट स्टडी करने के बाद आज हम अपना तीसरा केमिकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है ये 1792 में एक केमिस्ट लिप्टर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा कि दो डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। अब ये जो तीसरा एलिमेंट यहाँ पे जो कंबाइन होगा उसका वेट सेम होना चाहिए बाकी दो एलिमेंट से। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं उनका मास रेशो सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ये है इस लॉ की स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट्स of same weight and give the different compounds such that their mass ratio will be fixed in simple way। ठीक है, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो कंबाइन करने के बाद हमें डिफरेंट कंपाउंड ऑब्टेन होंगे। तो इनका जो मास रेशो होगा वो सिंपल वे में आना चाहिए, सिंपल रेशो के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट्स if two different elements are combined separately with same weight of third element in fixed same और simple mass ratio। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो देखो, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स लेके चले, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करवाना है। कंबाइन करवाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऑब्टेन होंगे। तो इन कंपाउंड का जो मास रेशियो आएगा वो सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखो अपने पास तीन एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे मान लो कार्बन कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा CH4। कार्बन को हाइड्रोजन से कंबाइन कराओ तो कंबाइन कराने के बाद हमें यहाँ पे मीथेन कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन को कंबाइन करा दो कार्बन के साथ तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे ऑब्टेन होती है। तो तीन कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गए। कार्बन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन से तो मीथेन मिल गया, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से तो वाटर मिल गया, और भाई ऑक्सीजन कंबाइन हुआ कार्बन से तो CO2 गैस यहाँ पे हमें ऑब्टेन होती है। अब इनका जो रेशो आना चाहिए, मास रेशो आना चाहिए, वो हमेशा सिंपल वे में फिक्स आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई। देखो पहले बात कर लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। तो ये बताओ कि कार्बन के कितने एलिमेंट कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है? एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो एटॉमिक मास यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। कार्बन का एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट हैं। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 होते हैं, 4 एटम का एटॉमिक मास कितना होगा? 4। सही है। इसी तरह यहाँ पे देखो वाटर के केस में देखो हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे देखो 16। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, न कि एलिमेंट की। ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर की। यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं लेके चल रहे, एटॉमिक मास लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो अब बात कर लो CO2 गैस की। CO2 गैस में
कितने कार्बन एटम है? एक। अब एक कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12, तो यहाँ पे देखो 12, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 12। ओके, अच्छा ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 और 2 का कितना होगा? 32, तो यहाँ पे 2 32। सही है। अब बात कर लेते हैं मास रेशो की। तो देखो भाई मास रेशो कैसे निकालोगे? अल्पाइन कह सकते हो। मास रेशो इन केस ऑफ मीथेन, मीथेन के केस में मास रेशो क्या होगा? क्या होगा भाई? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन रेशो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12 रेशो, यहाँ पे 4 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, तो क्या आएगा? 4 आएगा ना, तो यहाँ पे 4, तो क्या आएगा भाई? 3:1। तो यहाँ पे क्या रेशो आता है? 3:1 आता है CH4 के अंदर। ओके, आगे होगा। चलो अब बात कर लेते हैं हम बी पार्ट, मास रेशो ऑफ वाटर। वाटर का मास रेशो क्या होगा? देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2, तो एटॉमिक मास टोटल कितना होगा? 2। एक होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 दिया, तो यहाँ पे आ गए 2। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है था? 16 या 32। वाटर की बात करें ना, तो वाटर में देखो ये कैसा है, इसका तो आ गया 2 और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16। यहाँ पे ऑक्सीजन में एक एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखो 16, तो क्या रेशो आ गया? 1:8। तो इसका रेशो आ गया 1:8। चलो अब बात करते हैं तीसरे कंपाउंड की। तो अपना तीसरा कंपाउंड है मास रेशो ऑफ, मास रेशो ऑफ, किसका मास रेशो भाई? CO2। CO2 का मास रेशो निकालना है, तो देखो भाई क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन रेशो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो CO2 के केस में क्या रेशो आया भाई? 12:32, क्योंकि पहले कार्बन आ रहे हैं फिर ऑक्सीजन आ रहे हैं, पहले कार्बन लेके चलो, तो कार्बन का कितना है? 12 और ऑक्सीजन का 32, तो क्या आ गया? 12:32। इसको सोल्व करना तो कितना आ गया? 6:16 और भाई 3:8। ठीक है, तो इसका कितना आ गया भाई? 3:8। तो भाई सबसे पहले हमने मीथेन का निकाला, तो इसका रेशो क्या आ गया? 3:1। वाटर का निकाला तो 1:8 आता है, और भाई CO2 का निकाला तो अपना रेशो आता है 3:8। तो जितने भी यहाँ पे मास रेशो आ रहे हैं वो सिंपल है, होल नंबर में आ रहे हैं, तो दिस इज द सिंपल मास रेशो। ठीक है, तो ये है थर्ड लॉ। ओके, और भी एग्जाम्पल है, चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। तो देखो क्या होगा, सेकेंड एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या? Take 3 elements, hydrogen, sulfur and oxygen are combined separately या are combined to each other and give the different compounds। ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चले, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पर हमें कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे, तो इनका मास रेशो सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लेके देखो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सबसे पहले मान लो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा सल्फर के साथ, तो हमें कंपाउंड मिलेगा H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है जब हाइड्रोजन कंबाइन कराए सल्फर से। चलो ठीक है, अब हाइड्रोजन को कंबाइन करा दो किससे? ऑक्सीजन से, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऑब्टेन होता है, H2O मिल गया। सल्फर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से
सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड यहाँ पे गैस के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन हुए, तो हमें यहाँ पे मास रेशो इन सभी का कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, देखो H2S की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम परसेंट है, तो एटॉमिक मास टोटल कितना होगा 2 एटम के लिए 2। सल्फर का 1 एटम परसेंट है, तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका 30। सही है, तो यहाँ पे ऊपर लिख दो 30। चलो SO2 की बात कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। सल्फर का 1 एटम परसेंट है, तो एटॉमिक मास कितना होगा 32। ऑक्सीजन के 2 एटम परसेंट है, तो 2 एटम का एटॉमिक मास, वैसे तो 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 एटम का एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होते हैं, 2 के लिए कितना होगा 30। ओके, वाटर की बात कर लो, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन परसेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पे परसेंट है, तो कितना मास होगा इसका 16। तो चलो बात कर लेते हैं हम मास रेशो। मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की बात कर लेते हैं। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, रेशो एटॉमिक मास ऑफ 1 सल्फर एटम, 1 सल्फर एटम। तो देखो ये क्या रहा, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो 2 रेशो 32, ये बार 2 रेशो 32, सोल क्या कितना आ गया 1 रेशो 16। ओके, दूसरा केस, इन केस ऑफ SO2, तो क्या होगा मास रेशो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो क्या आ गया 32 रेशो 32, तो सोल क्या कितना आ गया 1 रेशो 1। चलो अब तीसरा कंपाउंड देख लेते हैं। तीसरा कंपाउंड क्या है वाटर, तो मास रेशो ऑफ वाटर इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम रेशो एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे परसेंट है, तो क्या हो गया 2 रेशो 16, 2 रेशो 16, तो सोल क्या आ गया 1 रेशो 8। तो ये है इसके कुछ मास रेशो जो होल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सिंपल रेशो की फॉर्म में आ रही है। तो ये अपना तीसरा केमिकल लॉ। ओके, कर लो। अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे केमिकल लॉ की। तो अपना जो 4th केमिकल लॉ है वो है गैलोशियस लॉ। क्या कहता है, लॉ ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल लॉ स्टडी कर लेते हैं। तो देखो